दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड का। आज हम इतिहास शुरुआत कर रहे हैं, पहला चैप्टर है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। आज आपका पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले यूरोप में ही राष्ट्रवाद आया, फिर धीरे धीरे जो भी कॉलोनी देश थे उनमें भी क्या है, जागरूकता फैली। जैसे कैसे समाज में देखते हैं, एक आदमी धीरे धीरे विकास करना शुरू करता है तो दूसरा आदमी भी देखता है, उसको देखता है ना, तो वो भी चाहता है कि वो विकास किया था, हम भी अब विकास करें। होता है ना ऐसा ही। तो ऐसा क्या हुआ, पहले हम लोग पहले गुलाम थे अंग्रेज का, और पहले क्या था, राजतंत्र था। अभी जैसा डेमोक्रेसी नहीं था, हर जगह अधिकतर देश में कैसा था, राजतंत्र था। तो राजा क्या होता था, अच्छा राजा हो गया था तो प्रजा लगी ठीक है, और खराब हो गया तो बेचारा लगी प्रजा लगी क्या हो गया, शराब जैसा हो जाता है। तो चलिए उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब होता है देश के प्रति, क्या होता है राष्ट्रवाद मतलब? देश के प्रति वफादारी रहना ही चाहिए हर किसी को। तो सबसे पहले क्या हुआ, किधर देश के प्रति प्रेम आया, लगा हुआ यूरोप में। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं क्या है। पहला आपका चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। तो जो राष्ट्रवाद अभी देख रहे हैं वो क्या है, लोगों में जागरूकता का ही फल है ये। आज के लोग क्या है, जागरूक हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ होता तो सरकार के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं ना, थोड़ा सा ही उठाते हैं, मगर पहले क्या था, कुछ नहीं था, राजा जो कहेगा वही होगा, एक जैसा। जैसे कुछ देश में अभी भी उस तरह का शासन, तानाशाह जिसको बोल सकते हैं, कुछ कुछ देश में अभी भी आपको सुनने को मिलता होगा कि वहां का क्या है, एक राजा है, जो वो कह देगा वही ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया का नाम सुने ही होंगे। प्रतिफल है, यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाहक बनाती है। क्या है, राष्ट्रवाद है जो क्या चीज है, भौगोलिक। भौगोलिक मतलब हो गया क्षेत्र, भौगोलिक मतलब हो गया क्षेत्र। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, जो मान सकते हैं भौगोलिक में आ जाएगा सभी। सांस्कृतिक तो समझ में करते हैं, कल्चर। और सामाजिक, सोशल परिवेश में क्या है, रहने का वाहक बनती है, रहने का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। ये सबसे पहले इसका शुरुआत कहां से हुआ, यूरोप से। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना कब आती है, आदमी क्या होता है, जब शिक्षित होता है, आदमी को पता चलता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, सरकार जो नियम कानून बना रही है हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। आदमी क्या होगा, अच्छे से शिक्षित होगा तब ना। शिक्षित का मतलब खाली पढ़ल लिखल नहीं होता, ये भी होता है कि सामने वाला जो चीज कर रहा है वो हमारे लिए कैसा है, सामने वाला चीज जो सरकार नियम कानून बना रही है, नीति बना रही है, वो हमारे लिए कैसा है। इसका बीजारोपण कहाँ था, यूरोप में हो गया था। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। कोई भी चीज क्या होता है, पहले शुरुआत होता है, तो बीजारोपण से हो गया था इसका राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद की शुरुआत के बीजारोपण क्या हुआ था, कब हुआ था, 1789 से पहले ही। लोगों क्या है, राजा से दिक्कत होने लगी थी, राजा की नीतियों से लोगों को बहुत। यहाँ पर तो इतना नहीं पता चलेगा राजतंत्र में क्या हुआ था, भारत में उतना मिलता भी नहीं, मगर यूरोप वाला देखते इतिहास में पढ़ेगा तो क्या होता है, वहां का राजा क्या होता था, प्रजा बेचारा भूखल मर रहा है, राजा अय्यासीन जी रहा है। फ्रांस में क्या हुआ था देखे थे, लोगों में एकदम गुस्सा आ गया पूरा, और लोगों पर क्या है, सरकार टैक्स तो बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है।
आदमी के पास फायदा कुछ कमाने के लिए है, नहीं पैसा है, नहीं सरकार उससे टैक्स ले रही है। और सरकार क्या लोगों को कुछ कर नहीं रही थी फ्रांस में। और जो राजा की पत्नी थी वो एकदम देश में भूखमरी है, और उसकी राजा की पत्नी क्या है, पूरा यासीन जिंदगी। लोगों को ये सब देख के क्या है, गुस्सा बढ़ गया। अभी नेपाल में हाल ही में क्या हुआ था, यही तो हुआ। जो मंत्री थे, बड़े बड़े अधिकारी थे या बिजनेस में थे, उसका बेटा बेटी बाहर में बेचारा आराम से सुख चैन से जी रहा था, पूरा एकदम लग्जरी लाइफ। और वहां का जनता बेचारा बेरोजगारी से क्या है, परेशान था, महंगाई से परेशान था। तो देखते हैं क्या किया नेपाल में, देखते क्या किया, सरकार को उलट पलट कर दिया ने। तो किसके कारण हुआ, राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ। उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। मगर क्या हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो ये क्या हुआ, और फैलने लगा आदमी देखकर। इस आदमी क्या है, एक दूसरे के देख कर काम करता है, एक दूसरे के देखता है, वो कर रहा था, अच्छा हम अब वही करेंगे। जैसे ये जो देखते तख्ता पलट वाला आजकल जो सिस्टम चल रहा है भारत के आसपास, क्या हुआ, शुरुआत हुआ पहले कहाँ, पाकिस्तान से, फिर गया श्रीलंका, श्रीलंका से गया बांग्लादेश, बांग्लादेश से गया नेपाल, गया कि नहीं, धीरे धीरे चैन नियर बनते गया ना। ये भी क्या हुआ, 1789 में इसका क्या हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति इतना रूप लिया तो राष्ट्रवाद भी क्या है और फैलने लगा। एक जगह से दूसरी जगह आदमी फैलने लगा। हर देश में क्या है, स्वाभिमान आदमी जागने लगा कि हम क्यों परतंत्र रहे। नीति बना रहे तो अच्छा नीति बनाओ, गलत नीति का पालन हम क्यों करें, चुप क्यों रहे गलत नीति में। प्रकट हो गई 19वीं शताब्दी, मतलब जब 1800 पार हो गया तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। पहले तो क्या हो, कोई चीज का पेड़ रोपते हैं तो छोटा बीज रहता है, तो वैसे राष्ट्रवाद क्या है, पहले छोटा बीज के रूप में उन्नत होने लगा। फिर जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई तब और बढ़ने लगा। उसके बाद जब 18वीं शताब्दी आई तो और भयानक रूप ले लिया। राष्ट्रवाद हर देश में फैल गया, विश्व में फैल गया। विश्व में जानने लगा कि राष्ट्रवाद, उस देश में उस तरह से आदमी क्या अपने राजा से परेशान होकर नीतियों का विरोध किया। लोगों में क्या देश के प्रति भावना जगा, गलत नीति कुरीतियों का विरोध करने का। इसके कारण भी ये यथेष्ट थे और परिणाम युगांतकारी रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अच्छा राजा को झुकना पड़ा। प्रजा के सामने क्या होता है, जब ऐसे तो राजा बेचारा, राजा के पास क्या होता है, ताकत होता है, सेना होती है, सब चीज होती है, तो वो तो छोटा सा रहेगा तो वो झुका ही देगा। अगर सभी एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब फिर राजा को झुकना पड़ता है, तब फिर राजा को ही झुकना पड़ता है, अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ता है। तो आज क्या है, राष्ट्रवाद के ही बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके इतिहास में चर्चा करके उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता का मतलब क्या, अपने देश के प्रति लगाव, देश के प्रति भावना, जिसको बोलते हैं देश प्रेम, उसी को राष्ट्रभाव बोलते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति क्या है, बहुत भूमिका निभाई। यूरोप एक देश थोड़े है, 28-29 देश मिलके है, वो बहुत सारे छोटे छोटे देश का क्या ग्रुप है यूरोप। और क्या है, यूरोप विकसित देश है अभी, और अधिकतर जगह वहां पर क्या है, लोकतंत्र है। आदमी सरकार जैसे भारत में वोट देके चुनती है ना, वैसे ही तो लोकतंत्र में एक फायदा है कि अगर आपको क्या है, जो शासन करने वाले हैं उनका अगर आपका नीति पसंद है तो अगला चुनाव में आप उनको बदल सकते हैं। मगर राजतंत्र में ये नहीं है। अगर राजा है वो जो नियम बनाएगा वही चलेगा। अगर उसका फिर उत्तराधिकारी अगर गंदा आ गया तो समझिए पूरा बर्बाद करके रख देता है नीति बना के, समझिए वो भी अब बेचारा प्रजा को झेलना पड़ेगा। मगर लोकतंत्र में क्या है, अगर ठीक है 5 साल झेलेगा कैसे,
5 साल के बाद क्या चुनाव से उसको बदल सकता है। मगर आजकल उसमें भी तो देखिएगा क्या क्या होने लगा है। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में क्या है, फ्रांस की राजक्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के बारे में तो बहुत सुने होंगे आप लोग। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग मतलब ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट पर आदमी था उस समय, उसी को अभिजात वर्ग बोलते थे। सेठ जी जिसको बोलते थे ना, उसी को अभिजात वर्ग बोलते हैं। परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। जैसे भारत में पहले क्या था, शिक्षा कुछ, जैसे महाभारत देखे होंगे तो कर्ण गया था सीखने के लिए शिक्षा, तो क्या हुआ था, दिया था नहीं दिया था, क्यों बोला था कि शिक्षा बोला था कि जो राजकुल के होंगे उन्हीं के पास होगा, जो राजकुमार होगा वही सब चीज सीख सकता है, बाकी को नहीं मिलेगा। तो वही चीज होता था यहाँ पर भी, सारे चीज किसके पास होते थे, जो राजा के पास, जो वरिष्ठ लोग, राजा का मंत्री हो गया, ऊंचा ऊंचा अधिकारी अभिजात वर्ग हो गया उसके पास। अगर नेपोलियन जब आक्रमण किया तो क्या किया, ये पूरा कहाँ लाकर रख दिया, अखबार में। सारा चीज अब अखबारों से पता चलता था लोगों को क्या हो रहा है, न्यूज से ही ना, उधर से देखते हैं अखबार के माध्यम से इधर उधर पूरा सब चीज न्यूज के बारे में पता चलता है। तो आजकल देखिएगा सरकार क्या करेगा, न्यूज को ही कंट्रोल कर लेता है, समाचार को सरकार अपने अनुसार आजकल देखते हैं हर देश में कंट्रोल करती है। मीडिया को जो सरकार कहेगी बेचारे मीडिया को वही कहना पड़ेगा, जो सरकार मना कर देगी वो चीज बाहर नहीं आना चाहिए। कितना सच्चाई छुप जाती है पता चलता है, आदमी को नहीं चलता है। सड़कों और क्या किया, सर्वसाधारण बना दिया। क्या किया, सर्वसाधारण बना दिया। कौन, नेपोलियन। आगे देखिए, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। जैसे भारत में कई क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज को क्या किए, विरोध किए। सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह किए थे ना, उसके नीतियों को क्या किए, विरोध करते थे, कहते थे वापस जाओ, भारत छोड़ो। तो उसी तरह यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन का क्या है, अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। क्या पहुंचा, राष्ट्रवाद का नवयुग का संदेश पहुंचा। किसके माध्यम से, नेपोलियन के आक्रमण जब एक देश में हुआ तो नेपोलियन क्या था उस समय का, वहां का बढ़िया राजा था, वहां का अच्छा राजा था। जैसे कैसे हम लोग अच्छा चीज होता है तो उसको प्रशंसा करते हैं ने, और उसी को देख के आदमी क्या सीखता है, रोल मॉडल मान लेता है कि नहीं। रोल मॉडल में क्या होता है, आदमी सीखता है कि अच्छा करेंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। तो यूरोप में क्या है, नेपोलियन क्या बन गया, रोल मॉडल बन गया राष्ट्रवाद का। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन ने क्या किया, किसको किसको, जर्मनी को और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से क्या बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। जैसे कुछ कुछ जर्मनी में और इटली में क्षेत्र थे जो क्या थे, अनभिज्ञ थे सभी से, उसको क्या किया, ये नया रूपरेखा दिया, इसको एक नया आकार दिया। कौन, नेपोलियन। जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हो गया। जिससे क्या हो गया, इटली और जर्मनी में एकीकरण आया। एकीकरण का अर्थ समझते हैं, एक होना। जैसे कैसे अभी भारत से पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है कि नहीं है, आगे चल के क्या होगा, ये भी भारत में एक होगा, एकीकरण होगा। तो वैसे भी पहले क्या था, जब जर्मनी था ना, जर्मनी में देखिएगा नाम सुनेंगे जर्मन दीवार, जो क्या क्या था, जर्मनी को पश्चिमी और पूर्वी बांट दिया था दो भाग में। क्या हुआ था उस समय, बांट दिया गया था। तो उसी को क्या है, दो क्षेत्र अलग हो गया था। तो नेपोलियन के वहां के अभियान से क्या हुआ, दोनों में एकीकरण का बीज रोपा गया। अंग्रेज सब देखिए बड़ी होशियार है,
अपना देश जो बटर बटर था वो एक कर लिए, और एशिया में जो एक देश था उसको बांट दिया। यूरोप वाला आदमी देखें कितना होशियार है, अपने अलग अलग था तो एक हो गया, जर्मनी बटल था तो एक हो गया, इटली बटल था एक हो गया। और एशिया में जब राज करने आया तो क्या किया, देश जो बड़ा बड़ा था उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया। बड़ी दिमागदार था। एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। और नेपोलियन को देखकर क्या है, और लोगों में क्या है, राष्ट्र के प्रति भावना सब में उभरने लगा कि हम भी आजाद होंगे, हम भी एक देश निर्माण करेंगे, हम भी स्वतंत्र होंगे, किसी देश का पराधीन नहीं होंगे, और क्षेत्र जो बटा हुआ था क्या उसको एक करेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्र को एक करेंगे। जैसे कैसे भारत बोलता है ना, भारत कश्मीर अलग हो ले, अभी पाकिस्तान ले लिया है जम्मू कश्मीर को, और कुछ भाग चीन ले लिया है। तो भारत सरकार कैसे कहती है ना कि एक दिन कश्मीर लेंगे, एक करेंगे कश्मीर को। तो वैसे ही जर्मनी इटली में क्या हुआ, नेपोलियन के अभियान से वहां का लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उभरी, राष्ट्र के प्रति भावना उभरी। और एकीकरण, आदमी सोचने लगा कि नहीं अलग होने से कोई फायदा नहीं है, एक होएंगे तो कुछ काम चलेगा। राजा पहले करता था समाज को बांट के रखता था कमजोर करके, और राज करता था। अभी भी नेता वही करते हैं, समाज को क्या अलग अलग देखते होंगे। भारत में क्या है, जाति में बांट के रखते हैं ना, किस लिए, राज करने के लिए। विक्षोभ जगह किसके प्रति, फ्रांसीसी प्रभुता। प्रभुता मतलब किसके खिलाफ प्रभुता होगा, राजा के खिलाफ होगा। फ्रांस में क्या हुआ, आदमी राजा के विरुद्ध हो गया सीधे, क्योंकि वहां का राजा की नीति बहुत गंदा था। गंदा के मतलब लोग के पास क्या भूखमरी है, बेचारा के पास पैसा नहीं है, मगर राजा क्या कहना है, तुम मरो कुछ करो हमको टैक्स चाहिए। राजा का जिंदगी तो अय्याशी में था। राजा रानी एकदम बर्थडे, बेचारा आदमी भूखल मर रहा है फेमाइन से, मगर राजा रानी क्या कर रहा है, अय्याशी कर रहा है पूरा दम, बर्थडे मना रहा था। पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो लोगों में क्या हुआ, राजा के प्रति द्वेष की भावना आ गई कि हम लोग भूखर मर रहे हैं, तुमको मौज मस्ती सूझ रहा है। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। नेपोलियन का क्या हो गया, पतन हो गया। जैसे हर राजवंश का क्या होता है देखते होंगे आप, भारतीय में क्या था, अशोक सुने होंगे, गुप्त वंश है ना, मौर्य वंश। क्या हुआ, एक समय क्या था उसका तो ग्राफ पीक पर, मतलब सगर बोल वाला था। जैसे अभी नेपोलियन का दिखा रहे हैं, मगर क्या होता है हर चीज का, जब ग्राफ ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है। अभी आपको चंद्रगुप्त का या मौर्य वंश का कुछ पता चलता होगा, गुप्त वंश, मौर्य वंश, या पृथ्वीराज चौहानी के बारे में पढ़े होंगे तब उनका कुछ मिलता है जो ग्राफ ऊपर गया था जिंदगी का, नहीं मिलता है। तो वैसे ही क्या हुआ, नेपोलियन का भी ग्राफ ऊपर गया, अब बेचारा के पतन हुआ। पतन के बाद क्या हुआ, जो विजय शक्तियां थी जो नेपोलियन के हराया। पहले राजा क्या करता था, एक राज दूसरे राज को हड़पा हड़पी। राजा देखता था अच्छा हमारा नक्शा बड़ी छोटा है, छल से बल से जैसे चाहता, क्या चाहता था, दूसरे राज को हड़प, दूसरे राज को अपने में मिला लो। पहले खूब होता था ये, अब इधर बहुत कम होता है 21वीं शताब्दी में। मगर जब जिस समय राजतंत्र था नहीं तो राजा राजा खूब लड़ाई झगड़ा होते रहता था। काहेले, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। सिकंदर जो चला था किस लिए चला था, विश्व विजय करने के लिए चला था ने। क्या है चला था विश्व विजय, कि दुनिया के देश जीत के अपने मिला लेंगे, सभी को अपना गुलाम कर लेंगे, अपना अधीन कर लेंगे पूरे दुनिया को। मगर भारत से हार गया था। आजकल देखिएगा क्या है, हर देश चाहता है हमारा देश क्या हो, देखिएगा उसका जैसे भारत का सपना क्या, अखंड भारत बनने का। चीन का भी उधर सपना है बेचारा का, वो भी अपना नक्शा दिखाता है बड़ा ग्रेटर चीन बनाने का। उधर रसिया भी चाहता है, जो सोवियत यूनियन था 10, 12, 15 देश में टूट गया, वो भी चाहता है अपने में जोड़ने के लिए।
हर देश क्या है, अभी भी देखिएगा बेचारा की इच्छा रहता है क्या करने का, अपना क्षेत्र विस्तार करने का, मगर पहले जैसा राजतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र में राजा जो कह दिया ठीक है, राजा का बात माना जाएगा। अभी मुलायम सरकार क्या थोड़ा सा इधर उधर करती है, आदमी क्या आती है, आवाज उठाना शुरू कर देती है। तो ऑस्ट्रिया एक देश है, यूरोप में क्या है, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, वियना में। 1815 में क्या हुई, एकत्र हुई सभी। नेपोलियन जब पतन हुआ तो उस समय जो यूरोप में ताकत था, उस समय जो यूरोप में मजबूत देश था, जो मजबूत राजा था, उसको शक्तियां बोलेंगे, एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन बेचारा का जब पतन हुआ तो नेपोलियन क्या किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना से जगा दिया था कि राजा, एक उदाहरण पेश किया कि राजा ऐसा हो सकता है, अच्छा राजा भी होता है ना, सलामत राजा थे। जब नेपोलियन बेचारा का पतन हुआ तो जो पुरानी जो शक्तियां थी, जो हार गया था नेपोलियन से, वो फिर खड़ी हुआ और क्या एकत्र किया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कि जो नेपोलियन विधि व्यवस्था बना के गया था ने, किसका खराब कर दिया। नेपोलियन तो अपना विधि व्यवस्था बनाया, क्योंकि जो राजा जीतता था क्या करता था, अपना नियम कानून लगा था। जैसे चुनाव ही जीतता है, यहाँ सरकार जीतती है तो क्या करती है, पुराने सरकार के देखते हैं नीतियों की हटा देता है और अपना नीति लाता है, लाती है ना सरकार। तो वैसे ही नेपोलियन जब खत्म हो गया, पतन हो गया उसका, तो जो शक्तियां थी यूरोप में बैठक करके क्या किया, जो नेपोलियन का जो नियम कानून था उसको हटा दिया। और क्या नेपोलियन क्या किया था, नेपोलियन सबको जीता था, ये जो एकत्र हुआ एक जगह सब मीटिंग करने के लिए, नेपोलियन इस पर जीत का क्या था, अपना नियम कानून लगाया था। अब नेपोलियन का पतन हो गया तो ये जो एकत्र हुआ सब यूरोप का देश, वो क्या किया, नेपोलियन की नीति को हटाना शुरू कर दिया। वही तो होता है, जब एक सरकार जाती है दूसरे सरकार आती है क्या करती है, पिछले सरकार की नीतियों को खत्म कर देती है, पिछले नीतियों को समाप्त कर देती है, अपना नया नीति लाती है, नया नियम कानून लाती है। तो वही क्या हुआ यूरोप में हो रहा था। आगे देखिए, परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाली नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। मगर जो क्या था, अभी सुन रहे हो ने कि नेपाल में क्या है, जो राजतंत्र, एक समय नेपाल में राजतंत्र था, मगर क्या हुआ, वहां सत्ता परिवर्तन करके लोकतंत्र लाया गया नेपाल में। मगर जो वहां का राजा था, अभी तक ताकत है उनके पास, वो जो बोला जाता है वहां अभी आंदोलन हो, उसके पीछे राजा का भी हाथ था नेपाल का, काहे लगी, तो वो जो लोकतंत्र उसको हटा के फिर से राजतंत्र ला दें। यहाँ पर क्या हो रहा था, सभी जो हार गया था राजा नेपोलियन, जिसको हरा दिया था, अब नेपोलियन का पतन हो गया। अब पतन हुआ क्या हुआ, फिर से उभरने लगा वो सब शक्तियां, जो राजा पराजित हुआ और नेपोलियन के नीतियों को खत्म करने लगा, क्योंकि नेपोलियन ने उसके नीतियों को नष्ट व्यस्त कर दिया था, खराब कर दिया था। ये अपना नीति फिर से लागू लाने लगा, वही नियम कानून जो पहले ला रहा था, जिससे उसको शक्ति मिल रही थी, जनता को कंट्रोल कर रहा था। मगर क्या था, एक बार जब जानते हैं आदमी जिस चीज का लत लग जाता है फिर उसको छोड़ता है नहीं, तो आदमी को किसका है, राष्ट्र भावना की आदत लग गया था, नेपोलियन से लग गया था ना राष्ट्रवाद की भावना। वही तो बोल रहा है, जनतंत्र के क्या हो गया था वहां पर, तो वो जो बैठ के देख रहा था, जो शक्तियां बैठ के, वो असमर्थ था, वो तो अपना नियम कानून बेचारा अपने धुन में था, कुल था कि हमारे पास ताकत है, दबा कर कुछ बोलेगा तो दबा देंगे, जेल में डाल देंगे। पाकिस्तान में देखिए क्या हुआ, जो पुराना प्रधानमंत्री थे क्या हुआ, उनको जेल में डाला लेकिन है। और राष्ट्रवाद की क्या है, नई शक्तियां राजनीतिक निर्धारण करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। क्या देखिए, नक्शा दिखा देते हैं, ये रही ऑस्ट्रिया, दिख रहा होगा, ये क्या है ऑस्ट्रिया, इसी की राजधानी क्या है वियना। ये फ्रांस, उस समय क्या थी, ताकत था। फ्रांस तभी भी यूरोप का बड़ा देश है, ताकतवर देश है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी कहाँ है यहाँ पर,
जर्मनी पहले देखिए यहाँ पर इधर बटा हुआ था, देख रहे हैं ना, इधर बटा हुआ था, मगर क्या हो गया, नेपोलियन के फ्रांसीसी पर हमला के बाद क्या वहां एकीकरण का जागरण हुआ था जर्मनी और इटली में। इटली भी यहाँ देखिए क्या छोटा छोटा भाग में देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक बटल, मगर अभी इटली क्या पूरा एक होल है। मैप में भी देखिएगा क्या इटली का भी एकीकरण कर दिया वो। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो पूरा तबाही मचेला था पूरा धरती पर, तो उस समय तो भारत जैसे देश को समझते हैं अपने सब ये 3-4 गो टुकड़ा में है, वो सब अपने एक होल है ब्रिटेन। अब भारत के कहते हैं 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा में बांट के चले गए। बड़ी होशियार था ये सब अंग्रेज, अपन भलाई देखता था कैसे होगा, अपना अच्छा ही देखता था और दूसरा को बांट के रखता था। तो चलिए आगे बता रहे थे, जैसा कि मैप में अभी बताए थे, ये देखिए ऑस्ट्रिया है, यहीं पर क्या हुआ था, बैठक हुआ था, जो बेचारा राजा हार गया था, जो पुरानी शक्तियां थी हार गई थी, क्या किया वो नेपोलियन का नीतियों का विरोध, उसके नीतियों को नेपोलियन ने क्या किया था, ये सबको हरा के अपना नीति लगाया था। अब ये राजा जब नेपोलियन का पतन हुआ तो फिर से खड़ी हुआ और नेपोलियन की नीतियों का विरोध कर रहा था यहाँ पर बैठकर। ये सब यूरोप पे देख रहे हैं, सब यूरोप है, ये सब देश क्या है, यूरोप, छोटे छोटे देश हैं, मगर उस समय क्या थे, बड़ी ताकतवर थे ये, क्या थे देखते ना, ब्रिटेन क्या कितना छोटा है, मगर अफ्रीका में एशिया में इसका राज था, पूरा कंट्रोल था पूरा एकदम। फिर वैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, सब क्या था, कॉलोनी बना कर रख रहे था दूसरे बड़े बड़े राज्य को दिमाग से, अपने जब कितनी इतनी वो सब देश था। यही है क्या, यूरोप है, ये पूरा क्या है, यूरोप है। वियना कांग्रेस यही हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यही सब बैठा था बेचारा राष्ट्रवाद का। आगे देखिए, (1815) ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। जो 1815 में मीटिंग चला था ना, उसका हेड कौन किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, जैसे हम लोग इधर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, उधर प्राइम मिनिस्टर मतलब जो हेड होता है उसको चांसलर बोलते हैं। अभी भी जर्मनी में देखिएगा प्राइम मिनिस्टर को चांसलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चांसलर, जो प्रमुख होता है ना, हेड वहां का। भारत में किसी प्रधानमंत्री है प्रमुख। मेटरनिख था, क्या नाम था उसका, देख रहे होंगे ये मेटरनिख, तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। ये जो 1815 में ऑस्ट्रिया में जो सभा चल रहा था, उसका हेड कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का हेड, चांसलर बोल सकते हैं, मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, प्रतिक्रियावादी मतलब विरोध करने वाला। इस सम्मेलन में कौन कौन आया था, देखिए, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। उस समय कौन कौन देश, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और भी बहुत सारे यूरोप के देश मिलकर क्या, उसका जो बैठक क्या, उसमें क्या प्लान बनाया था, क्या करेंगे, यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिससे क्या वहां पर शांति संतुलन हो, क्या हो, शांति हो, स्थापित करना चाहता था। आगे देखिए, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। नेपोलियन क्या किया था, सबको समाप्त कर दिया था। तभी ना नेपोलियन का जब पतन हुआ तो ये सब मिलकर मीटिंग करने लगा और नेपोलियन की नीतियों का विरोध करने लगा।
कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ये सब, ऑस्ट्रिया, देख रहे हैं ना, और भी यूरोप के सारे देश थे बहुत सारे। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो क्या वहां पर आ गया है? जनतंत्र। क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गया था वहां पर। लोग अब राजा को चुन रहे थे। इससे क्या हुआ? वहां का राजा तो बेचारा दुखी न होगा, सब दिन राज किया है, अब उसको हटना पड़ेगा वहां पर से, तो क्या करेगा? वो गुटमेंट तो करबे न करेगा। और भी बहुत सारे देश के राजा को हटा गया था। तो राजा कैसे होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त कैसे हो जाता है ना? जैसे भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान चीन से दुश्मनी, भारत का दोनों चलता है, मगर भारत का दोनों दुश्मन देखते हैं कैसे दोस्ती है बेचारा में। तो वैसे ही नेपोलियन का क्या था? यूरोप में सब दुश्मन देश, वो सब बेचारा एक होकर मीटिंग कर रहा था, और नेपोलियन की नीतियों का, नेपोलियन के नीतियों का विरोध, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन करना ही मेटरनिख का क्या था? व्यवस्था का उद्देश्य था। अभी बोले कि नेपोलियन आया, क्या क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना फैला दिया पूरे यूरोप में। मगर सब दिन सब तो रहता नहीं धरती पर, बेचारा नेपोलियन का भी क्या हुआ? पतन हुआ। और जब पतन हुआ तो वापस से सब फिर खड़ी हो गया। समझ रहे ना? ये सब का क्या था? एक ही उद्देश्य था। कैसे पहले राज करते थे, कैसे प्रजा को एकदम अपनी कंट्रोल में रखते थे, पूरा लगाम लगाकर, वैसे ही नियम कानून लगाएंगे। मगर उसका नाम ही क्या थे? शांति व्यवस्था। जैसे नेता से चुनाव जीतने आता है तो बेचारा कितना बढ़िया बढ़िया वादा करता है, जीतने तक। जीतने के बाद क्या होता है? कितना पूरा करते हो तो वही जानते होंगे। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। और ये वियना संधि के बाद क्या हो गया? नेपोलियन युग समाप्त हो गया। नेपोलियन का जितना नीति थी सबको हटा दिया। सब देश मिलके अपने अपने देश से नेपोलियन का जो नीति था उसको खत्म कर दिया, और मेटरनिख युग आ गया। क्योंकि यही ना, ऑस्ट्रिया में क्या था? पूरा बैठक बुलाया था, सब देश को बुलाया था, इसका युग की शुरुआत हुआ। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिख क्या किया? इटली पर अपना पूरा लगाम लगाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। जैसे ब्रिटेन क्या किया? भारत को, पाकिस्तान भारत में बांट के गया था कि नहीं? काहे लगी कि भारत के भी क्या हो, हमसे ताकतवर बने ही ना, आपस में ही उलझल रहे। तो वैसे ही मेटरनिख ने क्या किया? और जब नेपोलियन आया था देखे थे ना, जर्मनी में और इटली में एकीकरण की भावना आ गया था लोगों में, और मेटरनिख क्या किया? फिर से वही मतलब बीज बो दिया जो पुराना व्यवस्था था, बांट के रखो। फिर से बांट दिया कि नहीं इटली को, उस पर कंट्रोल कर। छोटा छोटा राज्य रहेगा तब नहीं आप उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अब मिलके एगो बड़ा राज्य देश बन जाएगा तो आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो वही नीति अपना रहा था ये, बांट करो राज करो। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने क्या किया? उसको कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूबवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। क्या किया गया? वहां के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहां का जो क्या था, जो मेटरनिख का सपोर्टर आदमी था, उसको हवाले कर दिया गया। कोई भी राजा चाहेगा जब दूसरा देश को कंट्रोल करता है क्या चाहेगा? कि वो देश में जो राजा बैठावे, कठपुतली जो बैठावे, हम जो कहें वो करे। तो मेटरनिख क्या किया? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश जो क्षेत्र था वहां पर क्या किया? बूबवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, तुम कंट्रोल करो, हम तुमको जो करेंगे तुम हमारे अधीन में करना। रोम और उसके आसपास के राज्यों को पोप को दे दिया गया। इटली की राजधानी है रोम, उसको किसको दे दिया गया? पोप को दे दिया गया। पोप समझते होंगे, जैसे हम लोग में पंडित जी होते हैं ना, तो वैसे ही क्रिश्चियन लोग के पादरी होते हैं, पोप उसको बोलते हैं। उनका वो पूजा पाठ जो भी नियम विधि विधान अपना करते हैं वो। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ। और ऑस्ट्रिया क्या किया? लोम्बार्डी क्षेत्र और वेनेशिया पर क्या किया? अपना
कब्जा जमा लिया, प्रभुत्व मतलब उस पर कब्जा कर लिया। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया। ऐसे राजा क्या आता है, अब हर जगह तो अपने शासन नहीं कर सकता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री तो हर जगह नहीं आ सकते हैं, तो क्या करते हैं, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के नीचे फिर क्या कर शासन करने के लिए हर राज्य में जिला बना देता है। और जिला में क्या होता है, आईएएस बैठता है, कलेक्टर जिसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट होता है ना, कि वो कंट्रोल करेगा क्षेत्र को। तो वैसे ही ये कौन, मेटरनिख ने अलग अलग क्षेत्रों को पहले जीत लिया, बढ़िया से बांट दिया, और वहां पर क्या किया, राजा अपना कठपुतली बैठा दिया हर जगह और वहां शासन करवाने लगा उस कठपुतली के माध्यम से। अब जो मेटरनिख नियम कानून बनाएगा वो पालन करेगा, बोलेगा वैसे करेगा वैसे। और नाम क्या है कि वहां तो वो राजा है, मगर जो यहाँ मेटरनिख बोलेगा वो करेगा वो। जैसे कैसे कोई मेटा कंपनी सुनेंगे, क्या होता है, पेरेंटल कंपनी हो गया और उसके नीचे ब्रांच। तो वैसे मेटरनिख किया, एक बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रिया पर अपने मजबूत जगह पर बैठ गया और वहां से जो क्षेत्र भी उसको कंट्रोल करने के लिए अपना आदमी बैठा दिया सर। ये हुआ और नेपोलियन की नीति को खत्म कर दिया गया। नेपोलियन के जो बेचारा नियम बनाया था गया था। तथा जिनेवा और आगे देखिए, तथा जिनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। और भी जो क्षेत्र जीता जो भी वहां पर यूरोप में थे उसको क्या कर दिया गया, जिनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में क्या किया, उसको मिला दिया। जहां उसको जैसा फायदा लग रहा था उसके अनुसार वो काम कर रहा था, अपने फायदे के अनुसार, कि कंट्रोल कैसे वहां पर हम बढ़िया से रख सकें। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जर्मनी अच्छा बड़ा देश है यूरोप का, उस पर भी क्या था, 39 क्षेत्र रियासत में बटल था जर्मनी। सोच लीजिए, जर्मनी 39 क्षेत्र में बटल था और सभी को रियासत में बांट का था। और कंट्रोल कौन कौन था, कर रहा था इस पर ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का राजा कौन था, मेटरनिख है ना। क्या क्या था देखिए, इटली को भी बांट दिया छोटा छोटा क्षेत्र में, जर्मनी को भी बांट ले, काहे तो वहां शासन कर सके। और वही क्या हुआ था, जब नेपोलियन था इटली में और जर्मनी में एकीकरण का भाव समय आ गया था, राष्ट्रवाद आ गया था, राष्ट्र के प्रति अच्छा भावना आ गया था, देश प्रेम आ गया था सब में। तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उससे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। और मेटरनिख ने वह क्या किया, हर संभव प्रयास किया बांट के कि वहां के लोगों में राष्ट्र भावना नहीं आवे, देश के प्रति लगाव नहीं होवे, देश के प्रति वफादारी नहीं आवे। कौन, मेटरनिख। ताकि वफादारी आ जाएगा तो वो फिर अपना देश की मांग करेगा आदमी। अब जब अपना देश की मांग करेगा तो क्या करेगा, वो जो कंट्रोल जिससे हो रहा है उसका तो विरोध करेगा ना आदमी। तो वही तो बेचारा नेता सब नहीं चाहता है कि आदमी हमारा विरोध करे, उसके लिए क्या वैसा वो नीति बनाता है। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। और मेटरनिख क्या किया, फ्रांस में जो पुराना नियम कानून था उसी को लागू कर दिया। जो नेपोलियन आके वहां पर नया विधि व्यवस्था बनाया था उसको सब खत्म, जो पुराना व्यवस्था था वही लागू कर दिया मेटरनिख। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय थी। मतलब नेपोलियन ने जिस पुराने राजे को हराकर नया नियम कानून लगाया था, गणतंत्र बनाया था, उसको फिर क्या किया, जो पुराना राजा था सब मिल के नेपोलियन के खत्म करके उसका नियम कानून हटा के जो पुराना नियम कानून था राजा जो पहले कर रहा था वही नियम कानून फिर से ले आया यूरोप में। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। और लोगों क्या है, अब एक बार किसी को चीज का स्वाद लग जाता है तो समझते हैं, फिर तो बेचारा
स्वाद छोड़ेगा? तो लोगों को क्या है, नेपोलियन ने वो स्वाद बेचारा चखा दिया था राष्ट्र भावना का, अब छोड़ेगा वो? ये ज़्यादा दिन तक बेचारा जो नियम कानून बनाया वो चला नहीं। जल्द ही यूरोप में क्या है, राष्ट्रीय भावना आदमी में फिर से एक होने लगी, राष्ट्र का प्रति भावना जागने लगा, प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ मेटरनिक क्या है, पूरे देश यूरोप को कंट्रोल कर रहा है। देख रहे हैं ना, सभी देश को, इटली, जर्मनी, फ्रांस, सबको कंट्रोल कर ही रहा है। छोटा परसा वो सब छोटा छोटा को अपना नियम कानून थोपा, तो सभी जगह का आदमी क्या राष्ट्रीयता का भावना जाग रहा था, सभी यूरोप में, सभी देश में। यही मैप है, देख रहे हैं ना, यूरोप का ही क्या है मैप है। कब का? 1815 में जब क्या हुआ था, यहाँ पर सब मीटिंग किया था कि नेपोलियन की नीति को क्या हटाएंगे, अपना जो पुराना स्वर्णिम युग काल लाएंगे, जो राजा उस समय के था, मेटरनिक के नेतृत्व में बैठक बुलाया गया था यहीं ऑस्ट्रिया में, वियना। और यहाँ से देखिए क्या है, ये जर्मनी को देखिए यहाँ पर तोड़ ले धड़ के, ये रूस था, पर्सिया, ये रसिया हो गया, ये सब यूरोप देश है, ये सब क्या है, यूरोप देश है। देखो इटली को भी तोड़ ले एकदम टुकड़ा टुकड़ा में, और सबको एक को कठपुतली बैठा दिया था कि जो हम कहेंगे वैसा। और नेपोलियन जो यहाँ पर राष्ट्रवाद था उसको भी दबा दिया। ऐसा मतलब वहाँ बेचारा कोशिश किया वो कि राष्ट्र में लोगों में क्या है, डर के रहे, हमसे डरे आदमी, मगर लोगों में क्या था, राष्ट्र का भावना फिर से जाग गया, विरोध करने लगा। अंग्रेज क्या करता था भारत में, वही तो करता था, डरा के रखता था आदमी को, मगर आदमी क्या फिर भी विरोध किया कि नहीं उसका। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ। ये सब कहाँ से सीखा, यहीं से भारतीयों बस सीखा, भारत वाला भी, कि जब यूरोप में जब उस पर दबाव कुचला तो आदमी विरोध करके उसको हटा दिया, तो हम कहीं नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं आज़ाद हो सकते। भारतीय वाला तो यहीं से सीखा सगर, यहीं से प्रसार हुआ राष्ट्रवाद का सगर। देखिए फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित देखिए ध्यान से, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बी राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। यहाँ पर फ्रांस में जो राजतंत्र था पहले, उसी को फिर से लागू करने के लिए किसको बैठाया गया था, बुर्बो यहाँ था, बुर्बो शायद है, देख लीजिएगा बुक में, बुर्बी है कि बुर्बो है, बुर्बो है शायद। राजवंश को क्या है, पुनर्स्थापित किया गया था, बुर्बो वंश के वहां लाया गया फिर से। तथा लुई 18वां फ्रांस का क्या है, राजा बना। लुई 18वां मतलब इसका समझिए 17 को वंश पहले था वहां फ्रांस में राजा बना, ये बेचारा 18वां वहां था राजा, फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। ये राजा समझा कि अगर पुराना व्यवस्था लाएंगे फिर आदमी क्या हमारा विरोध करेगा, फिर सत्ता में हमको शांति से बैठने नहीं देगा, तो जो पुराना नियम था उसको वो लागू नहीं किया। तो उसके वजह पर क्या किया वो, उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब क्या दिमाग लगाया कि अपना जनता भी हम खुश रखें, और वो जो उधर से पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था ऑस्ट्रिया से मेटरनिक, उसके बीच भी क्या किया, वो जो कट्टरवादी सोच के राजा थे कि जे हैं हम हैं, जनता तो हमारे गुलाम है, उस टाइप के जो राजा थे, उसके बीच क्या किया, तालमेल बैठाया। क्या किया, तालमेल बैठाया कि हमारा जनता भी नाराज ना हो, पुराना नीति भी इस पर ना लागू करे, और उधर वाला जो कट्टरवादी सोच के राजा थे उस पर भी क्या किया, दोनों के बीच एक तालमेल बनाया। कौन, ये राजा फ्रांस वाला लुई 18वां। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। लुई 18वां क्या किया,
एक संविधान लाया। जैसे भारत में क्या है, संविधान, भारत भी संविधान से चल रहा है, उसमें नियम कानून पता लिखा हुआ, कौन आदमी का क्या कर्तव्य है, किसको क्या करना है ना, लिखा हुआ। तो वैसे ही 2 जून 1814 को फ्रांस में क्या किया, संवैधानिक घोषणा पत्र हुआ। मतलब एक नियम कानून का किताब लाया गया कि ये नियम कानून से देश चलेगा, इस विधि व्यवस्था से, जो कब तक चला, 1848 तक चला वो संवैधानिक पत्र, चलते रहे। चार्ल्स 10वां के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। और इसमें क्या है, जो संवैधानिक घोषणा पत्र था, इसमें कुछ चेंजेस भी किया गया। जैसे भारतीय संविधान में जिस समय बना था, अब तक में बहुत सारा चेंज हो गया है, बहुत सारा उसमें धारा को चेंज किया गया, आर्टिकल को, बहुत सारे को पढ़िएगा, वो सब आगे। तो वैसे ही जो 2 जून 1814 में जो घोषणा पत्र संवैधानिक लाया गया सम्राट के द्वारा, लुई XVIII के द्वारा, उसमें क्या है, चार्ल्स 10 के द्वारा क्या किया, उस चेंज करेगा, कुछ बदलाव किया गया। यही सब देख रहे हैं ना, ये है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना, स्विट्जरलैंड, सब पर कंट्रोल कर रहा था ये कट्टरवादी राजा ऑस्ट्रिया से मेटरनिक, सब पर कंट्रोल। किंगडम ऑफ फ्रांस, जर्मनी को देख रहे हैं, तोड़ ले इधर पे, ये पूरा जर्मनी है, अभी एक हो गया है, ये जर्मनी एक होल है। इटली को भी तोड़ के रख ले था, ये भी अब एक हो गया इटली, ये पूरा 1815 का ट्रीटी। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहा, मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, जल्द ही मिलेंगे, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास को। तो अच्छे से तैयारी और अच्छे से कीजिए। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।